नमस्कार, मैं डॉक्टर राजकुमारी शर्मा आज आपके समक्ष बीए ऑनर्स अंग्रेजी या राजनीतिक विज्ञान में सेकंड सेमेस्टर में हिंदी पटकथा तथा संवाद लेखन की प्रथम इकाई लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। इस इकाई में मैंने पटकथा लेखन का स्वरूप और अवधारणा बताने का प्रयास किया है। स्वप्रथम रूप से हम पहले ये देखेंगे कि पटकथा लेखन है क्या, पटकथा लेखन से हमारा क्या अभिप्राय है, या पटकथा लेखन में हम किन किन रूपों को एक तरह से प्रस्तुत कर सकते हैं। पटकथा एक फिल्म या टेलीविजन कार्यक्रम के लिए लिखी गई लेखक द्वारा एक रूप स्वरूप है। इसे मूल रूप से हम ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार हम उपन्यास कहानी के माध्यम से उन घटनाओं उन समस्याओं का जो रूप स्वरूप है वह प्रस्तुत कर सकते हैं कि समाज में किस तरह की स्थिति परिस्थिति चल रही है और उसमें व्यक्ति किस प्रकार से अपना जीवन यापन कर रहा है। इसमें प्रमुख रूप से हम देखते हैं जब भी कोई पटकथा लिखी जाती है, चाहे वह धारावाहिक के माध्यम से हो या कहानी के माध्यम से हो, उपन्यास के माध्यम से हो, एकांकी के माध्यम से हो, इसमें जो महत्वपूर्ण क्रिया है वह संवाद और संवादों के बीच में होने वाली जो समस्याएं हैं और जो दृश्य है उनका विस्तृत विवरण इसमें शामिल किया जाता है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि किसी भी प्रकार का जो लेखन है वह मुख्य रूप से एक विचार या बिंदु के रूप में ही आधारित होता हुआ दिखाई देता है। हम जब किसी कहानी या किसी पटकथा का आधार लिखते हुए प्रस्तुत करते हैं तो उसमें प्रथम रूप से हम व्यक्ति अपने विचार या किन बिंदुओं से वह कई बार प्रभावित होते हुए दिखाई देता है, कई बार अपने विचारों को साझा करते हुए दिखाई देता है। इस प्रकार से वह अपनी कहानी का बिंदु प्रस्तुत करते हुए दिखाई देता है। इसमें हम देखते हैं कि जब भी कोई पटकथा लिखी जाती है तो उसमें मुख्य भाव या विचार का मूल कथ्य ही पटकथा का आधार निर्मित करते हुए दिखाई देता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि पटकथा का जो रूप स्वरूप है वह किस प्रकार से चित्रित होते हुए दिखाई देता है। पटकथा से हमारा तात्पर्य है कि व्यक्ति किस प्रकार से अपने रूपों के आधार पर इसका चित्रण करते हुए दिखाई देता है। पहली स्लाइड में हम देखेंगे बेटा कि किस तरह से पटकथा लेखन स्वरूप एवं अवधारणा। पटकथा का क्या अर्थ है? दृश्य श्रव्य के आधार पर अभिव्यक्त करने हेतु लिखी गई कथा को पटकथा कहते हैं। पट का अर्थ होता है पर्दा या वेशभूषा। इसे पोशाक आदि से भी निर्मित या देखा जा सकता है। कथा का अर्थ होता है कहना या बोलना। कहने का तात्पर्य है कि कथा के माध्यम से ही पटकथा का आरंभ होता है, अर्थात किसी घटना के जन्म से ही पटकथा की भी शुरुआत एक तरह से देखी जा सकती है। घटना हम देखते हैं हमारे जीवन में बहुत प्रकार की घटनाएं घटित होती हुई दिखाई देती हैं, कभी वैयक्तिक रूप से तो कभी सामाजिक रूप से, कभी धार्मिक रूप से, कभी ऐतिहासिक रूप से तो कभी सांस्कृतिक रूप से। ये घटनाओं का अलग अलग क्रम हमें दिखाई देता है। घटना किसी कथा का समस्या प्रधान होना अत्यंत आवश्यक है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि जब भी हम कोई धारावाहिक के रूप में या फिर फिल्म के रूप में कोई पटकथा लिखते हैं तो उसमें स्वप्रथम रूप से हम देखते हैं कि समस्या का होना अत्यंत आवश्यक है। और वो समस्या किस रूप में निर्देशक है या टेलीविजन निर्देशक है वह किस तरह से प्रस्तुत करता हुआ दिखाई देता है। साथ ही पात्रों के जन्म और घटना का संकट उत्पन्न होना ही उस स्वरूप को स्थापित करता हुआ दिखाई देता है। पटकथा की परिभाषा। पटकथा की परिभाषा ये मैंने अपने अनुकूल लिखने का प्रयास किया है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये है कि कथा के माध्यम से ही हम देखते हैं पटकथा का जन्म होते हुए दिखाई देता है। ये शुरुआत में मैंने चित्रण कर दिया है। विभिन्न घटनाओं को एक दूसरे से इस प्रकार से जोड़े कि पूरी कहानी की रचना हो जाए, यानी
स्क्रीन पर उतार सके। पटकथा की परिभाषा ये मेरे अनुकूल है। पटकथा सृजनात्मक कला है। जैसे कि हम जानते हैं कि पटकथा हम किसी भी रूप में जो भी विचार हमें प्रभावित करता है, जो भी समस्या हमें आहत करती है, या हम देखते हैं कि समाज में किस तरह के उतार चढ़ाव है जिससे हम आहत होते हुए भी दिखाई देते हैं, उसमें हम अपनी सृजनात्मकता का रूप स्वरूप दिखाते हुए दिखाई देते हैं। तो पहला जो इसका मुख्य तत्व भी कह लीजिए, मुख्य आधार कह लीजिए, कि उसमें सृजनात्मकता का रूप स्वरूप है। लेखन की इकाई शॉट है। जैसे हम देखते हैं कि छोटे छोटे दृश्यों में हम चीजों को संग्रहित करते हैं, दर्शाते हैं और उसे फिर जोड़ते हुए एक पूरी कथा का निर्माण करते हुए दिखाई देते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं सीन का जो प्रक्रिया है वो लागू होती हुई दिखाई देती है। उसके बाद सीक्वेंस के आधार पर पटकथा बनती है। कहने का तात्पर्य है इन आधारों पर हम पटकथा का जो प्रारूप है, जो एक तरह से मसौदा है, वो तैयार करते हुए दिखाई देते हैं। पटकथा का आधार कहानी होते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम किसी भी पटकथा को जब भी लिखते हैं तो उसमें सर्वप्रथम जो मुख्य रूप होता है उसकी कथा होती है, और कहानी से हमारा तात्पर्य है, कहानी में हम देखते हैं कि एक ही समस्या का जो रूप स्वरूप है, जो नियम है, वो लागू होते हुए दिखाई देता है। उसमें हम देखते हैं जैसे कि आप कहानी, उपन्यास, नाटक में देखेंगे तो अलग अलग उनके नियम और सिद्धांतों का जो रूप है वह समीक्षा तत्वों के आधार पर प्रस्तुत किया गया है। पर हम कहानी देखते हैं किसी न किसी थीम पर आधारित होती है, यानी कि कोई ना कोई लक्ष्य होना चाहिए, कोई ना कोई उद्देश्य होना चाहिए। कहानी को चलचित्र भी कहा जाता है कि वो चलने के स्वरूप के माध्यम से हमें दिखाई जाती है, तो उसे चलचित्र का भी रूप दिया जा सकता है। कहानी को तैयार करते समय बहुत सी बातों का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। जैसे घटना, स्थिति, परिवेश, दिन रात आदि का वर्णन आवश्यक होता है। उसमें अलग अलग हम देखते हैं कि उसका आधार अलग अलग व्यक्त किया जाता है कि कैसी घटना है, उसमें किस तरह की हम स्थिति परिस्थिति का चित्रण कर रहे हैं और क्या परिवेश है, और उस परिवेश में हम रात्रि का संदर्भ प्रस्तुत कर रहे हैं, दिन का संदर्भ प्रस्तुत कर रहे हैं। तो इन बातों का महत्वपूर्ण रूप से ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि पटकथा लिखते समय सारे परिवेश का ध्यान रखते समय हमें चारों या आठों पहर का ध्यान रखना भी अत्यंत आवश्यक होता है। पटकथा में हम देखते हैं कि 3 आवश्यक बिंदु है जिसके द्वारा पूरी कथा का जो विचरण है या हम कहें चित्रण है वो संभव हो पाता है। प्रथम रूप में हम देखते हैं पात्रों की स्थिति, परिस्थिति और इच्छाओं आदि आदि को घटनाओं के आधार पर एक तरह से प्रस्तुत किया जाता है। ये प्रथम रूप है। दूसरा है पात्रों की विशिष्ट स्थिति। जैसे हम देखते हैं मुख्य पात्र भी होते हैं, उसमें गौण पात्र भी होते हैं, उसमें अन्य सहायक पात्र भी होते हैं, अन्य सदस्य भी होते हैं। तो उसमें जो विशिष्ट भूमिका है, यानी कि अभिनेता के रूप में, हीरो के रूप में, अभिनेत्री के रूप में किसका चित्रण वहां पर किया जा रहा है और उसमें कैसे वह उस कथा के अनुरूप अलग अलग रूपों को, कारणों को वहां पर दिखाकर अपनी अभिनय का स्वरूप प्रस्तुत कर रहे हैं, यानी कि कथा का जो क्रम है वह प्रस्तुत होता चला जा रहा है, आगे बढ़ता चला जा रहा है। अंत में हम देखते हैं समस्या का समाधान होते हुए दिखाई देता है, क्योंकि हम देखते हैं कि समस्या उत्पन्न हुई है तो कहीं ना कहीं उसका समाधान भी वहां पर दिखाया जाता है। यह लेखक या निर्देशक की ये एक महत्वपूर्ण वहां पर छवि अंकित होती हुई दिखाई देती है, क्योंकि हम जब भी कोई पटकथा लिखते हैं तो उसमें हम प्रथम रूप से ये ध्यान रखते हैं कि जनता की जो चित्त है या मन है उसको किसी प्रकार से आहत ना पहुंचाया जाए, यानी कि कहानी के अंत में हम सुखाए और दुखाए अंत का जो रूप स्वरूप है वो ध्यान में रखते हुए उसका चित्रण करते हुए दिखाई देते हैं। अगली स्लाइड में है पटकथा का मूल भाव क्या है। हम देखते हैं पटकथा जब हम लिखते हैं तो उसकी मूल संवेदना क्या है, उसका मूल आधार क्या है। पटकथा मुख्य भाव को स्पष्ट करना होता है कि जिसमें हम देखते हैं कि कहानी में किस तरह की, जैसे सामाजिक समस्या है, आर्थिक समस्या है, राजनीतिक समस्या है, धार्मिक समस्या है, उसमें हम उसी को आधार बनाकर प्रस्तुत करते हुए दिखाई देते हैं। जैसे हम देखते हैं पीके मूवी में धार्मिक
भावनाओं को, संवेदनाओं को दिखाया गया है, उसमें किस तरह से उतार चढ़ाव आते हैं उसका भी ध्यान रखा गया है कि किस तरह से व्यक्ति आया है, कि किस तरह से व्यक्ति अपने जीवन को विकसित करने के लिए अनेक प्रकार के आयामों को गढ़ते हुए दिखाई देता है। और हम देखते हैं कि पटकथा में मुख्य रूप से जो तत्व है वह कथानक का आधार चित्रित करते हुए दिखाई देता है। कथानक को फ्रेम वर्क भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें हम देखते हैं कि टीवी लेखन में फ्रेम मतलब टीवी लेखन एक तरह से फ्रेम पर आधारित होता है। फ्रेम से हमारा तात्पर्य पर्दे से ही है, जिसमें अनेक प्रकार की जो क्रिया प्रतिक्रिया होती रहती दिखाई देती है। और हम ये भी देखते हैं पटकथा में होने वाली जो दृश्यावली है वो भी कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि कैमरे के द्वारा किस तरह से पात्रों के संबंधों का चित्रण करते हुए दिखाई देती है। पटकथा टीवी लेखन को दो भागों में विभक्त किया गया है। प्रथम रूप में हम देखते हैं कैमरा पर आधारित होता है और दूसरा देखते हैं संवाद परक होता है। ये दो महत्वपूर्ण क्रिया प्रतिक्रिया है जिसके द्वारा पटकथा का एक तरह से चलन या लेखन किया जाता है। लेखक या राइटर जिस प्रकार से पटकथा लिखता है उसे उसे हम देखते हैं कि तीन हिस्सों में वह विभक्त करते हुए दिखाई देता है। पहला है वीडियो परक यानी कि कैमरे पर आधारित, दूसरा है ऑडियो परक जो हमें लगातार सुनाई देता है, और तीसरा है संगीत या अन्य कुछ इशारों या संकेतों के आधार पर अपनी अभिव्यक्ति का जो रूप स्वरूप है वह दिखाई देता है। इसमें हम देखते हैं कि किस तरह से वीडियो में यानी कि कैमरे में हम देखते हैं कि किस तरह से जो 2 घंटे की या 3 घंटे की जो फिल्म होती है या धारावाहिक होता है उसमें किस तरह से पात्र अपने अभिनय का सुखद एवं दुखद रूप वहां पर प्रस्तुत करते हुए दिखाई देते हैं। और मनोवैज्ञानिक आधार पर हम देखते हैं या मनोविश्लेषण या मनोग्रंथियों के आधार पर हर तरह के अवसाद, विसंगतियां या विडंबनाओं को वे चित्रित करते हुए दिखाई देते हैं। कैमरे का फिल्म में पटकथा में महत्वपूर्ण रोल होता है। हम देखते हैं कि कैमरे के बिना आज की दिशा और जो गति है वह संभव नहीं हो पाती है, क्योंकि हर के व्यक्ति के जीवन में हम देखते हैं कि कैमरा बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। हम देखते हैं कैमरे की जो शुरुआत है वो कहाँ से हुई, कैमरे की क्या भूमिका है। ल्यूमरियस ब्रदर्स द्वारा नामक 2 फ्रांसीसी अपनी फिल्में लेकर बाहर आता है और 6 लघु चलचित्रों का प्रदर्शन किया। कहने का तात्पर्य है कि उसमें केवल जो चलचित्र है उसमें किसी भी तरह का मूक या सम्मुख या संवाद वहां पर प्रस्तुत नहीं आ रहा है। ये एक तरह से मूक फिल्मों का चलन उस समय में चला था और छोटे छोटे शॉट या सीन के द्वारा इन चलचित्रों को प्रस्तुत कर एक फिल्म के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। इन फिल्मों में ध्वनि रहित होने के बाद भी दर्शकों को मनोरंजन प्राप्त हुआ, यानी कि किसी प्रकार की कोई ध्वनि नहीं थी, किसी भी तरह का कोई भी म्यूजिक नहीं था, संवाद नहीं था, फिर भी उन चलचित्रों के माध्यम से उस समय की जो जनता है, जो श्रोता है, वह कहीं ना कहीं प्रभावित होते हुए दिखाई दिए। ल्यूमियर भाइयों ने पहली बार भारतीय सिनेमा को इससे परिचित कराया। सिनेमा 19वीं सदी में अनेक यंत्रों के आधार पर व्यक्त होने वाला एक क्रम है। फिल्मांकन की दृष्टि से हम देखते हैं कि तकनीकी या प्रतीकात्मकता या ध्वनि अंकन संपादन आदि इसके प्रमुख रूप होते हुए हैं यंत्रों का प्रयोग किया जाने लगा। पटकथा का जैसे जैसे विकास होता है वैसे वैसे कथा या फिल्म आगे बढ़ती हुई दिखाई देती है। कहने का तात्पर्य है इन तकनीकी, प्रतीकात्मक, ध्वनि अंकन और संपादन के माध्यम से, इन अनेक प्रकार के यंत्रों के माध्यम से पटकथा का विकास होते हुए दिखाई देता है। हम देखते हैं कि दृश्यों का अलग अलग तरह से प्रस्तुतिकरण होने लगा है, कि हम देखते हैं कि अनेक प्रकार के जो दृश्य हैं, कहीं हम देखते हैं कि देश में हो रहे हैं, विदेश में हो रहे हैं, अचल में हो रहे हैं या शहर में हो रहे हैं, तो उसका क्रम हम अलग अलग घटना के स्वरूप के आधार पर दिखाते हुए नजर आते हैं। कहानी या पटकथा का रूप स्वरूप भी उसी माध्यम से बदलता हुआ दिखाई देता है। हम देखते हैं कि किस तरह से कहानी के जो पात्र है वह दृश्य और उसके आधार पर, कहानी के संवाद के आधार पर अपनी कला का विचरण या प्रदर्शन करते हुए दिखाई देते हैं। सिनेमा में कैमरे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे हम देखते हैं सिंगल शॉट में, सिंगल शॉट से मतलब है कि एक
रूप में किसी भी दृश्य का पूर्ण चित्रण करना है। मलिये ने फिल्म में कैमरे को एक स्थान पर स्थिर कर दिया, यानी कि एक ही स्थान पर रख दिया, जिसमें घटित घटनाओं की गतिविधि को उसमें कैद कर लिया जाता है। यानी कि सिंगल शॉट में हम देखते हैं कैमरे को स्थिर रूप से रख दिया जाता है और जिस प्रकार से उसका संवाद है, परिवेश है, उस परिस्थिति है, उसके आधार पर उसे घटित कर एक तरह से कैप्चर कर लिया जाता है। पोर्टर ने अलग अलग शॉट को जोड़कर चलचित्रों के माध्यम से सिनेमा की कहानी आगे कही या बढ़ने लगी। कहने का तात्पर्य है, जैसे हम देखते हैं अलग अलग विद्वान है और वो अपने अलग अलग माध्यम के आधार पर अपने आधारों को प्रस्तुत करते हुए दिखाई देते हैं। ऐसे ही एक विद्वान पोर्टर ने अलग अलग शॉट को जोड़कर चलचित्रों के माध्यम से कहानी की रूपरेखा को आगे बढ़ाया। इस रूप में हम देते हैं दादा साहेब फाल्के ने भी कई बार चलचित्रों को जोड़कर बाइस्कोप की तरह फिल्म दिखाते थे। ये बहुत पहले की प्रक्रिया, आज से हम ये मान के चले कि 22-23 साल पहले ये क्रिया प्रतिक्रिया आरंभ हुई थी और उससे भी पहले आरंभ हुई होगी, क्योंकि जब हमने देखा तो इस तरह के 3 दिन में इस फिल्म का आरंभ और समापन किया जाता है। यानी कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार को हम अंत में देखते हैं और 3 हिस्सों में फिल्म का जो क्रम है वह कहीं ना कहीं जोड़ते हुए दिखाई देता है। ग्राफिक ने कैमरा और एडिटिंग के प्रयोगों द्वारा सिनेमा की नींव रखी, कि हम देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के जो कैमरे हैं उसमें किस तरह से हम देखते हैं कि उसकी एडिटिंग की जाती है, कि किस एकदम क्लियर शॉट आया है या नहीं आया है, संवाद ढंग से बोले हैं या नहीं बोले, उसका बहुत ध्यान रखा जाता है। धीरे धीरे कैमरे में नए रूपों का समावेश होता गया, जहां एक और कैमरा स्थिर होकर कार्य करता था, यानी कि पहले एक जगह पर खड़े होकर कैमरे का जो आधार है वह प्रस्तुत किया जाता था, लेकिन अब हम देखते हैं कि अनेक आधारों पर उसका रूप प्रस्तुत किया जाता है। वही ग्रेट ट्रेन रबरी की शूटिंग के दौरान कैमरे का भागते आदमी के साथ घूमता हुआ दृश्य दिखाई देने लगा, क्योंकि सर्वप्रथम देखते हैं कि जिसने भी पहले संदर्भ में ये स्थिति परिस्थिति प्रस्तुत की होगी कि किस तरह से व्यक्ति कैमरा लेकर भाग रहा है और उसमें जो अभिनय है वो कैप्चर होते हुए दिखाई दे रहा है, तो इसका भी बहुत महत्व रखा गया। ग्राफिक ने कैमरे में कई प्रयोग किए, जिसमें क्लोज शॉट, मिड शॉट, लॉन्ग शॉट, टॉप शॉट आदि शामिल है। कहने का तात्पर्य है कि एकदम सामने से संवादों का या दृश्य का या किस तरह से संकेत दिए जा रहे हैं उसका क्लोजअप लिया गया है। मिड शॉट यानी कि मध्यम में किस तरह की गतिविधि हो रही है। लॉन्ग शॉट में लंबे संवादों का, लंबे अभिनय का जो रूप स्वरूप है वो दिखाएगा। और टॉप में हम देखते हैं हेलीकॉप्टर के द्वारा, प्लेन के द्वारा या अन्य पैराशूट के माध्यम से जो शूटिंग को कैप्चर किया जाता है उसका आधार प्रस्तुत किया गया है। फिल्म में बिना कैमरे मैन की विविध दृश्यों को कैद कर पाना असंभव, यानी कि कैमरा नहीं होगा तो फिल्म का या पटकथा का जो स्वरूप है वह स्थापित नहीं किया जा सकता। फिल्मकार फिल्म में कठिन से कठिन छवि का निर्माण करते हुए वहां पर दिखाई देता है। समय बदलता गया और कैमरा और कैमरेमैन की भी भूमिका बदलती रही। वैश्वीकरण के इस युग में कैमरे के कई रूप और विद्यमान हो गए, जैसे पैन कैमरा, क्लोज कलर कैमरा, मूविंग स्टैंड, ऑटोमेटेड टाइमर आदि कैमरे का जो रूप है वो दिखाया गया। जूम इन और जूम आउट लेंस कैमरा, फिश टैली, मकर शॉट आदि के द्वारा हर एक गतिविधियों का एकत्र रूप प्रस्तुत किया गया है। देखिए कितने प्रकार के कैमरे हैं और उसमें कैमरे में हम किस प्रकार के दृश्यों को एक तरह से कैप्चर करते हुए दिखाई देते हैं और उसमें भी हम देखते हैं कि अनेक प्रकार की जो स्वरूप है वह भी दिखाई दिया गया है। जैसे फ्लैशबैक में हम देखते हैं, ये भी एक कैमरे का नाम है। भूतकाल या एहसास का जो प्रादुर्भाव है कि बीते समय में किस तरह के भावों को चित्रण किया गया उसका रूप स्वरूप दिखाया जाता है। डिसॉल्व में लुप्त होना, यानी कि किसी भी दृश्य को एक तरह से लुप्त कर दिया जाता है। क्रॉस कटिंग में हम देखते हैं कि क्रमबद्ध रूप से किस तरह से हम दृश्य को एक क्रमबद्धता के आधार पर प्रस्तुत करते हुए दिखाई देते हैं। टीवी कार्यक्रम और कमीशन एंड स्पॉन्सर्ड
पर हम देखते हैं कि किस तरह से हम देखते हैं कि अनेक प्रकार के जो कमीशन बेस कार्यक्रम है उसे पटकथा के आधार पर किस तरह से विज्ञापन के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, यानी कि व्यय के लिए पैसे एक तरह से हम देते हुए दिखाई देते हैं। और स्पॉन्सर्ड पर हम देखते हैं कि विज्ञापन द्वारा किस तरह से हम कार्यों भी करते हुए दिखाई देते हैं कि प्रत्येक जिस तरह से हम देखते हैं कि एक फिल्म एक धारावाहिक उतना पैसा नहीं कमा पाता जितना कि एक विज्ञापन कमा पाता है। विज्ञापन में हम देखते हैं कि व्यक्ति किस उत्पाद के द्वारा उसका रूप स्वरूप एक तरह से प्रस्तुत कर रहा है, उसके द्वारा ही वह उस आधार को प्रस्तुत करते हुए दिखाई देता है। हमने विभिन्न प्रकार के विज्ञापन अपने जीवन में देखे हैं, चाहे वह दूरदर्शन के माध्यम से हो या जो आजकल के चैनल्स आ रहे हैं उसके माध्यम से हो। तो उसमें हम देखते हैं कि किस तरह से जो कमीशन बेस्ड है या दूसरे जो स्पॉन्सर है वह अपनी उत्पाद को बेचने के लिए, अपने कार्यक्रम को बेचने के लिए, प्रस्तुत करने के लिए किस तरह से अपना व्यय पूर्ण करने एवं लाभ हेतु कार्य करते हुए दिखाई देते हैं। किस तरह से हम देखते हैं कि विज्ञापन में कुछ आधार या कुछ जानकारी हम देखते हैं कि प्रस्तुत करता है। विज्ञापन में प्राप्य हम रूप से देखते हैं कि आय में भी दूरदर्शन या नियम अनुसार हम देखते हैं कि इसमें कुछ कमीशन बेस्ड कार्य होता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि हम धारावाहिक के जब प्रस्तुत करते हैं तो उसमें हम अनेक प्रकार के विज्ञापनों का भी रूप स्वरूप वहां पर प्रादुर्भाव करते हुए दिखाई देते हैं। या हम देखते हैं फिल्म में तो ऐसा नहीं होता है, फिल्म में तो हम देखते हैं कि जब इंटरवल आता है या स्टार्टिंग होती है या एंडिंग होती है उसमें विज्ञापनों का जो चलन है वो दिखाई देता है। पर हम ऐसे देखते हैं कि टीवी धारावाहिक के रूप में हम देखते हैं कि जो कार्यक्रम हमें बहुत ज्यादा या जो सीरियल हमें बहुत ज्यादा पसंद है उसमें हम देखते हैं कि विज्ञापनों का जो चलन है बहुत ज्यादा आता हुआ दिखाई देता है। जैसे इसमें आपकी किताबों के माध्यम से जो उदाहरण दिए गए हैं उसमें बताया है कि महाभारत और रामायण जैसे धारावाहिकों ने अपार विज्ञापन जुटाए थे, यानी कि उस समय की जो प्रक्रिया है उसका रूप स्वरूप इसमें प्रस्तुत किया गया था। टीआरपी संदर्भ कहने का तात्पर्य यहाँ पर है कि हम कोई भी जब एक तरह से क्रिया करते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं या किसी तरह का विज्ञापन प्रस्तुत करते हैं या किसी तरह का सीरियल प्रस्तुत करते हैं या फिल्म प्रस्तुत करते हैं तो उसमें हम सर्वेक्षण करने का जो रूप स्वरूप है वह भी आधारित रूप से दिखाते हुए नजर आते हैं। उसमें हम बच्चे से लेकर वृद्ध तक या किसी भी हम पेशे से या व्यवसाय से देखें तो सब लोगों की हम एक तरह से रुचि अरुचि का ध्यान रखते हुए उसको एक तरह से टीआरपी के संदर्भ में प्रस्तुत करते हुए दिखाई देते हैं। यानी कि हम ये कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये है कि कितने दर्शक किन चीजों से किस रूप में प्रभावित हो रहे हैं, और जब ये सर्वेक्षण कर लिया जाता है तो उसी के अनुसार कार्य किया जाता है। बच्चों इसमें एक जो प्लस पॉइंट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि जैसे ही आप कोई वीडियोस देखते हो, यूट्यूब पे देखते हो या फिर सोशल मीडिया पर आप कोई देखते हो या आप फेसबुक पे देखते हो, तो उसमें हम देखते हैं कि वही जो हमने देखा है उसी के संदर्भ में अनेक प्रकार की जो वीडियोस हैं हमारे सामने प्रस्तुत होती हुई दिखाई देती है। यानी कहने का तात्पर्य है हर आपकी मूवमेंट पर, हर तरह की क्रिया पर जो एक तरह से हम कहें कि लोग बैठे हुए हैं और ये देख रहे हैं कि आपका रुझान किस तरफ से है, वो उसी तरह की वीडियो को प्रस्तुत या आपको देते हुए नजर आते हैं। टेलीफिल्म और धारावाहिक पटकथा लेखन कहने का तात्पर्य यहाँ पर है कि हम जब भी कोई टेलीफिल्म या धारावाहिक की पटकथा का लेखन करते हैं तो दोनों का संदर्भ हम अलग अलग करते हुए दिखाई देते हैं। टेलीफिल्म से हमारा तात्पर्य है कि किसी भी प्रकार के जागरूकता के आधार पर अभिव्यक्ति को व्यक्त करना टेलीफिल्म का उद्देश्य होता है। इसमें जन जागरण, जन कल्याण, शिक्षा, जानकारी हेतु जो फिल्में बनाई जाती है उसका प्रसार किया जाता है, या हम कहें कि विशेष
पर्वों के आधार पर या त्योहारों के आधार पर या व्यक्तित्व या व्यक्तियों के आधार पर या किसी इतिहास या मुद्दे के आधार पर हम देखते हैं टेलीफिल्म को निर्देशित किया जाता है। धारावाहिक से हमारा तात्पर्य है ये तत्व संबंधी पटकथा लिखी जाती है। इसमें कहने का तात्पर्य है कि धारावाहिक जन साधारण व्यक्ति के लिए मनोरंजन हेतु या टीआरपी हेतु बनाया जाता है। दोनों में हम देखते हैं दृश्य श्रव्य माध्यम की जो उपयोगिता है वो ध्यान में रखी जाती है। टीवी और सिनेमा लेखन पटकथा लेखन में क्या क्या समानताएं हैं, क्या क्या असमानताएं हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि जब भी हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो उसमें हमें पता चलता है कि किसकी प्राथमिकता है, किसकी प्रासंगिकता है, किसकी एक तरह से आधार रूप महत्व रखता हुआ दिखाई देता है। जैसे हम देखते हैं कि जो फिल्म है या धारावाहिक के एक ही समान पटकथा लिखी जाती है, दोनों को पर्दे पर ही एक तरह से प्रस्तुत किया जाता है। टीवी जो हम टेलीविजन के आधार पर देखते हैं तो उसमें छोटे पर्दे का रूप स्वरूप दिखाया जाता है और फिल्म के माध्यम से हमें बड़े पर्दे का आधार या आकार दिखाया जा सकता है। हम देखते हैं कि फिल्म की जो एक अवधि होती है वो 3 घंटे की होती है और धारावाहिक की हम मान लें अगर पूरे आधे घंटे का धारावाहिक है तो कम से कम देखेंगे 15 से 20 मिनट तक ही हम उसे देख पाएंगे और 15 मिनट के आपके उसके विज्ञापन होते हैं। फिल्म में अधिक पैसा एक तरह से व्यक्त किया जाता है और टेलीविजन के माध्यम से हम देखते हैं कम व्यय किया जाता है और इसमें समय की जो अधिक है और इसे हम देखते हैं कि इसे भी कड़ियों के माध्यम से ही जोड़ा जाता है, फिल्म को भी और धारावाहिक को भी। पटकथा लेखन प्रक्रिया, पटकथा लेखन की कुछ महत्वपूर्ण प्रक्रिया हैं जिसके द्वारा लेखक अपने पटकथा का जो रूप स्वरूप है वह लिखते हुए दिखाई देता है। मैंने इसे कुछ पॉइंट्स में बांटने का प्रयास किया है। पहला, पटकथा लेखन लिखते समय लेखक प्रारूप तैयार करता है और कैमरे के दृष्टिकोण से उसे एक तरह से प्रस्तुत करता है। दूसरा इसमें है इसका आरंभ और अंत को वह सोचकर उस विषय को लिखता है। तीसरा, मूल भाव के आधार पर पटकथा लिखी जाती है। चौथा, उसी बिंदु को ध्यान में रखकर हम देखते हैं कि लेखक अपने विचार उस फ्रेम में फिट करने का प्रयास करता हुआ दिखाई देता है। लास्ट, क्रमबद्धता के आधार पर पात्र कौन, कैसे और किस प्रकार से सारी रूपरेखा एक तरह से बनाता हुआ दिखाई देता है। पटकथा और लाइन अप सीन लेखन से हमारा तात्पर्य है कि पटकथा के आधार पर नहीं, लेखक दृश्यों के आधार पर या निर्देशक दृश्यों के आधार पर एक तरह से क्रम बनाकर कथा को आगे बढ़ाता हुआ दिखाई देता है। उसे ही लाइनअप ऑफ सीन कहते हैं। शूटिंग बिंदु बनाए जाते हैं जिसके द्वारा कथा का आगे विकास किया जाता है। दूसरा इसमें क्रम है लोकेशन। हम देखते हैं कि किसी भी फिल्म की लोकेशन का महत्वपूर्ण भूमिका वहां पर होती है। पात्र संख्या, पात्र नाम, आउटडोर या इंडोर के आधार पर व्यवस्था की जाती है। उसी आधार पर लेखक, निर्देशक, संपादक आदि के आधार पर लोकेशन को तय किया जाता है कि कौन सी फिल्म किस लोकेशन के आधार पर बनाई जाएगी। चौथा इसमें है, तीसरा है इसमें कि हम जब भी किसी लोकेशन का जो क्रम है वह एक तरह से डिसाइड करते हैं या सुनिश्चित करते हैं या पटकथा का जो आधार है वो सुनिश्चित करते हैं, तो उसमें हम कुछ नियम और सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए दिखाई देते हैं। इसमें हम उसे 2, 15, 40, 82 के आधार पर भी तय करते हुए दिखाई देते हैं। और अंत में हम देखते हैं कि जो पात्र है वह किस तरह की साज सज्जा, वेशभूषा या मेकअप आदि के द्वारा भी इन सब चीजों को एक तरह से तय किया जाता है। तो आज हमने देखा कि किस तरह से पटकथा लेखन स्वरूप और अवधारणा के आधार पर इन महत्वपूर्ण तत्वों के आधार पर पटकथा का जो रूप स्वरूप है वह एक प्रकार से तय किया जाता है। धन्यवाद।